तो कैसे हैं आप लोग। तक्षशिला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 एसएसटी के लेक्चर सीरीज में नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस से रसिया से इंडिया यानी कि लोग इंस्पायर हुए। यूरोप से जो रिवॉल्यूशन है, जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, जो फीलिंग है, वो किस तरीके से यूरोप से कहां पहुंची, इंडिया में पहुंची। तो अभी हम लोग देखने वाले, हमने मेजर पोर्शन देख लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हमने समझ लिया था। ये भैया हुआ कैसे स्टार्ट। खिलाफत मूवमेंट देखने के बाद हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, इसी में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। ठीक है, ये चीजें पहले पार्ट में पढ़ा था हमने। उसके बाद आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हम लोग कवर कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कवर कर रहे थे, इसी के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी। इसका जो मार्क था वो था डंडी मार्च। डंडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। ये मार्क था जिसकी वजह से जो पता चला कि हाँ, सिविल डिसोबीडियंस नाम का मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो चुका है। एक मार्क था। कौन मार्क था? डंडी मार्च। ठीक है, कौन सा मार्क था? डंडी मार्च। ठीक है, कौन सा मार्च था? डंडी मार्च। मार्क कौन सा था? डंडी मार्च था। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च हो चुका है। हमने एक टॉपिक को कवर नहीं करा था, या एक टॉपिक बच गया था जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ, और एक अच्छा टॉपिक है, एक मेजर टॉपिक भी बनता है, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। कि भैया पार्टिसिपेंट ने मूवमेंट को कैसे देखा, लोगों ने। पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेंट, पार्टी मतलब क्या, ये वाला पार्टी नहीं, पार्टिसिपेंट इसका मतलब क्या होता है? लोग। लोग मतलब पीपल। यानी कि यार पीपल्स ने इस मूवमेंट को, किस मूवमेंट को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे देखा। तो इस चीज को ना हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पीपल्स हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक था रिच पीपल का, एक था पुअर पीपल का, एक था बिजनेस क्लासेस का। ठीक है, कि बिजनेस क्लास ने कैसे देखा, रिच पीपल ने कैसे देखा, पुअर पीपल ने कैसे देखा, बिजनेस क्लास में कैसे देखा। अच्छा, रिच पीपल, पुअर पीपल, बिजनेस क्लास का मतलब क्या होता है, ये इससे क्या समझता है? रिच पीपल यानी कि यार वो लोग जो कंप्लीटली स्टेबल है, जिनको कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनकी पार्टिसिपेशन भी ज्यादा कुछ नहीं होगी। पुअर पीपल यानी पहले से मतलब बहुत परेशान है, ये अपने रोजगार के बारे में सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन बिजनेस क्लास यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार इसमें हमने बहुत सारी चीज़, इसमें कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो हमें पता आएगा कि यार इन लोगों का रोल क्या था। कहते हैं ना कि इनके रोल्स के बिना, पीपल के रोल के बिना ये चीज अचीव नहीं की जा सकती थी। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं कि रिच क्लास, पुअर क्लास और बिजनेस क्लास का रोल क्या था, या उन लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से कवर अप किया। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहले बात करेंगे रिच पीपल की। ठीक है, रिच पीपल ने कैसे देखा। पहली बात तो ये समझ जाओ कि इनकी कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। रिच पीपल की कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन लोगों ने पहले, जब सिविल डिसोबीडियंस 1930 में लॉन्च हुआ, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, 1931 चूंकि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से सिविल डिसोबीडियंस को बंद करना पड़ा। ठीक है, बंद करना पड़ा, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो फेल हो गया। इसकी वजह से जो रिच पीपल का सपोर्ट था, जो अमीर लोगों का सपोर्ट था, वो सपोर्ट गिर गया। जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च हुआ तो सिविल रिच पीपल जो थे, इनका कोई खास सपोर्ट नहीं दिखा, जिसकी वजह से 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने, जो कि सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसने अपना पेस गवा दिया। स्टार्ट कब हुआ? 1930। एंड कब हो रहा है? 1934। एंड कब हो रहा है? 1934। यानी कि इन 4 साल के पैटर्न को हमें समझना है। 1931 में वो बंद हो गया था, 1932 में रीलॉन्च हुआ। रीलॉन्च क्यों हुआ? क्योंकि इरविन बाबा ने धोखा दे दिया था। किसको? गांधी जी को, हम लोगों को धोखा दे दिया था। कैसे धोखा दिया था इरविन ने?
इरविन ने क्या किया था, आपको बताया था मैंने, अगर याद हो तो, इरविन ने क्या किया था, इरविन ने बोला था ठीक है हम कैदियों को आजाद कर देंगे, लेकिन भगत सिंह को आजाद नहीं किया, फांसी दे दी। ठीक है, उसके बाद कुछ और ड्रामे कर दिए इरविन ने। पहला तो यह था कि उसने कांग्रेस को इलीगल कर दिया, कांग्रेस को क्या किया, इलीगल कर दिया। और जो कांग्रेस के जो लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, जवाहरलाल नेहरू, इन लीडर्स को क्या किया, वापस से जेल में डाल दिया। जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं ना, कहां से वापस आ रहे हैं, इंग्लैंड से। क्यों आ रहे हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब वहां से वापस आते हैं, कहां आते हैं, इंडिया आते हैं, तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस इलीगल हो गया। जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, जेल में डाल दिया, भगत सिंह को फांसी दे दी। तो उन्होंने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया, रीलॉन्च कर दिया, रीलॉन्च किया। लेकिन चूंकि 1930 में जो लॉन्च हुआ था, जब रिस्क पीपल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो 1932 में जब रीलॉन्च हुआ तो उनकी सपोर्ट जो है गिर गई। ये पहला कॉज था जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस जो है वो 1934 में अपना पेस गवा देता है। ठीक है, अपना पेस क्या होता है, गवा देता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम पुअर पीजेंट्स के। ठीक है, पुअर पीजेंट्स का, पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे, पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे, पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि एक ऐसा कैंपेन लॉन्च हो, एक ऐसा कैंपेन लॉन्च हो, यानी कांग्रेस जो है वो एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करे, एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा रैली, एक ऐसा आंदोलन लॉन्च करे जिससे कि जो टैक्स है, या सीधा बोलो तो रेंट है, वो रेंट कम हो जाए। पुअर पीजेंट्स को ना एक्चुअली अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं था, ऑनेस्टली बताओ तो कोई लेना देना नहीं था, जैसे बुक बता रही है। लेकिन पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे, क्योंकि ये जो रिच पीपल थे ना, उनके लैंड्स में काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें रेंट देना पड़ता था। तो पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से कांग्रेस एक ऐसा कैंपेन चलाए, कैसा कैंपेन, नो रेंट कैंपेन, एक ऐसा कैंपेन चलाए जिसकी वजह से क्या हो, इनका जो रेंट है, जो ये रेंट दे रहे हैं, वो रेंट कम लगे। क्या लगे, रेंट कम लगे। ठीक है, रेंट जो है वो डिक्रीज कर जाए। लेकिन कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस इस चीज को मानने से इनकार कर रही थी। कांग्रेस का कहना था कि नहीं, अभी हमारा मेन इशू ब्रिटिशर्स है, इसके बाद हम आपके मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस चीज से क्या किया, इनकार कर दिया, नो रेंट कैंपेन से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पुअर का सपोर्ट जो है, जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट जो है वो गिर जाता है। ठीक है, पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट क्या होता है, गिर जाता है। अगर पुअर पीजेंट का सपोर्ट गिर गया, रिच पीपल का सपोर्ट गिर गया, तो अब दो चीज तो हम लोगों ने देख लिया, तीन हिस्से में बांटा था, रिच, पुअर और बिजनेस क्लासेस। ठीक है, बिजनेस क्लासेस, इन दोनों का सपोर्ट तो गिर गया, अभी बिजनेस क्लास बाकी है। ठीक है, बिजनेस क्लास को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत चीजें देखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो बिजनेस क्लास में क्या हो रहा है। पहले तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटेन जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से ब्रिटेन की लड़ाई किससे हो रही है, ऑटोमन एम्पायर हारता है। ब्रिटेन की लड़ाई होती है, ऑटोमन एम्पायर हारता है। जब ब्रिटेन लड़ता है ना, तो ब्रिटेन इंडिया के पास आता है, कहता है कि सर अपनी सैनिकों को भेजो, अपने लोगों को भेजो, हम लड़ेंगे, इंडिया हमारी सपोर्ट में आओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी है, इंडिया एक ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो इंडिया कहती है कि नहीं भैया, हमें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि आप जीते, हम आपका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बोला हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन आपके जो भी गुड्स होंगे, गुड्स यानी कि कपड़े, खाना, ठीक है, ऐसी चीजें जो भी होंगी, ठीक है यार, कुछ भी रॉ मटेरियल्स, वो ब्रिटिशर्स को इंडिया देगा। ये कहना था, किसका कहना था, इंडियंस का कहना था। किसको, ब्रिटिशर्स। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगी थी इंडिया से, तो इंडिया ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजनेस क्लासेस ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, पहला चीज तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये चाहते थे ब्रिटिश जो बिजनेस क्लासेस थे, वो चाहते थे कि इंपोर्ट पे टैक्स, देखो जब कोई चीज इंपोर्ट होती है ना देश में, तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, यानी कि उस देश जो चीज इंपोर्ट करना चाह रही है, मान लो अगर टाटा कंपनी है, वो चाइना में कुछ जाकर के अपना सामान बेचना चाहेगी, तो चाइना टाटा को क्या करेगा, टाटा को थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा चाइना को कि सर आप मेरे तरफ से इतने पैसे रखो, हम आपके देश में बिजनेस करेंगे। ठीक है, यही चीज पहले भी होता था। तो क्या बिजनेस क्लासेस क्या चाहते थे कि जो इंपोर्ट हो रहा है ना, उस पर टैक्स लग जाए। ठीक है,
और टैक्स जो है बहुत ही अच्छा खासा लगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है बंद हो जाए। अब इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया का ही प्रोडक्शन है ना जो इंडिया वाले यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजनेस क्लास को होगा प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस क्लास ने अपने फायदे के बारे में सोचा, पहला क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दूसरा क्या आ रहा है कि वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में प्रोटेक्शन चाह रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड में प्रोटेक्शन चाह रहे थे। तीसरा क्या है, एक रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। ये ना बच्चों को बहुत परेशान करता है, सर ये रुपी स्टर्लिंग क्या है, रुपी स्टर्लिंग क्या है, स्टर्लिंग करेंसी है, ठीक है। ब्रिटेन की उस टाइम की एक करेंसी हुआ करती थी स्टर्लिंग, रुपी इंडिया की करेंसी है। तो रुपी और स्टर्लिंग का जो रेशियो है ना, जो रुपी स्टर्लिंग का जो रेशियो है ना, इसमें एक प्रोटेक्शन चाहते थे कि यार इसमें ज्यादा बदलाव ना आए, क्योंकि हम जब वहां पे जाकर कुछ बेचेंगे, कुछ सेल करेंगे, ठीक है ना, तो हमें वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो को यहाँ पे 10 रुपए है, यही 10 रुपए वहां जाएंगे तो 80 रुपए हो जाएगी, तो हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से चाहते थे कि इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस ना आए, जो रेशियो के बीच में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा लेकिन ज्यादा ना आए, ठीक है। दूसरा चीज, जब ये सब इन लोगों ने डिस्कस किया, जब ये सारी चीजें इन लोगों ने डिस्कस करी, तो ब्रिटिशर्स जो थे, सॉरी बिजनेस क्लासेस जो थे ना, उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें यूनिटी में काम करना पड़ेगा, हमें एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पार्टीज लॉन्च कर दी, एक 1920 में, एक 1927। पार्टी नहीं है एक्चुअली, ये कैसे बोलूं मैं, एक तुम्हारा ग्रुप है, लोगों का समूह है, और उस समूह को इन लोगों ने नाम दिया। जैसे स्टूडेंट यूनियन होता है, टीचर यूनियन होता है, उसी तरह ये बिजनेस क्लासेस का यूनियन है। पहला यूनियन क्या था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, याद रखना है नाम आपको, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। कब लॉन्च हुआ, 1920। दूसरा नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1927 में लॉन्च हो रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, FICCI, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पहला क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। ये 2 पार्टी लॉन्च हुई। अब जब पार्टी लॉन्च होगी तो इनको लीड कौन कर रहे थे, पार्टी लॉन्च होगी तो इनको लीड कौन कर रहे थे, पहले लीडर थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, दूसरे लीडर थे GD बिरला, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम 1930 में सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, ठीक है, सपोर्ट दिया। किसको सपोर्ट दिया, इंडियंस को सपोर्ट दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या उठी, जब इनको सपोर्ट देने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि 1930 में, जब 1931 में ये फेल हो गया, क्या फेल हो गया, CDM फेल्ड, CDM फेल्ड। फेल्ड क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड राउंड, ये भूलना नहीं है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया। अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस क्लासेस का भरोसा उठ गया कि यार ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, बिजनेस क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सपोर्ट में आते हुए क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ अपना एक जंग बोलो, एक छोटा सा झगड़ा बोलो, उन्होंने लॉन्च कर दिया, क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उनको लॉस होने लगा, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस खत्म हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये लोग जो है ना, जो GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये अपना होप खो बैठते हैं। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं नहीं यार अब इनका सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना फायदा देखना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब 1932 में गांधी जी ने वापस से रिलॉन्च करा मूवमेंट, तो बिजनेस क्लास का सपोर्ट जो था इन्हें नहीं मिला। तो हमने देखा कि रिच पीपल जो थे इनका सपोर्ट नहीं मिला, पुअर पीपल जो थे इनका सपोर्ट नहीं मिला, बिजनेस क्लासेस जो थी इनका सपोर्ट नहीं मिला। पुअर का सपोर्ट अलग ही है, बिजनेस क्लासेस सपोर्ट अलग ही, इनके सपोर्ट नहीं मिले। तो भैया मिला किसका सपोर्ट, एक है बस, ओमेन का सपोर्ट मिला, ये चीज है, ओमेन सपोर्ट मिला। लेकिन ओमेन सपोर्ट में भी ना एक प्रॉब्लम थी, जो कांग्रेस थी वो वुमेन्स को एसोसिएशन में शामिल नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं ये एसोसिएशन में शामिल नहीं होगी, तो वुमेन्स को भी कहीं ना कहीं वो डिसहर्टन हो गई, उन्हें भी बहुत खराब लगा, उनके जो दिल है वो उन्हें थोड़ा सा हर्ट फील हुआ, क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगा वुमेन्स को भी ये चीज कि हम इतना सपोर्ट करें फिर भी कांग्रेस हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। इस वजह से वुमेन्स का भी सपोर्ट बाद में गिर जाता है, जिसकी वजह से 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो अपना पेस लॉस्ट इट्स पेस। ये भूलना नहीं है कि इसने अपना पेस क्यों खोया था, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हुआ, सपोर्ट गिर गया और सिविल डिसोबीडियंस जो है वो अपना पेस खो बैठता है, ठीक है। क्वेश्चंस किस बेसिस पे आएगा,
जो हम लोग सीबीएसई में करते आ रहे हैं, जो सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल के, इन क्वेश्चंस को मैंने यहां कवर करने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करिए, आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सॉल्व करवाऊं आपसे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, why was Congress reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in civil disobedience movement? क्या सही बात था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, और बंद कब हुआ? 1934 में। इसी बीच 1932 में सिविल डिसोबीडियंस जो है दोबारा लॉन्च हुआ था या रीलॉन्च हुआ था। तो कहा है कि इस बीच की देरी में जो इन ड्यूरेशन है, इसमें वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया था, और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से नहीं चाहता था कि वुमेन को कोई अथॉरिटी या कोई पोजीशन दी जाए। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? पहला है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन बिकॉज गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ। गांधी जी का ये मानना था कि वुमेन का काम क्या है? घर संभालना, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी वाइफ बने, ठीक है, वो घर संभाले। इस वजह से इनको कोई पोजीशन नहीं मिली। कहां नहीं मिली पोजीशन? कांग्रेस में। कांग्रेस के किसी ऑथोरिटी में इनको पोजीशन नहीं मिली। हालांकि वुमेन जब सपोर्ट कर रहे थे इस बीच में, तो वुमेन चाहती थी कि उनको क्या हो, उनको कुछ पोजीशन मिले, उनको कुछ एक डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है ना, जैसे हमारे देश की डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारे नेता हैं, वुमेन चाहती थी कि वो भी बने, लेकिन कांग्रेस इस चीज से मना कर रहे थे। दूसरा क्या है? इट वॉज नीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। ये केवल कहा जाता है कि ये केवल उनका एक सिंबॉलिक प्रेजेंस था। वुमेन ने कुछ खास नहीं करके दिखाया था, या कुछ खास बदलाव नहीं आए थे वुमेन के आने की वजह से। लेकिन ये ज्यादातर मतलब क्या बोलो, ये सही है भी और सही नहीं भी, क्योंकि यार देखो तो बड़े पैमाने पे कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वुमेन ने सपोर्ट तो किया। ठीक है, इस वजह से तीसरा पॉइंट ये आता है कि ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट देयर होम्स टू लिसन गांधी जी। ठीक है, सही बात है कि वुमेन जो है सॉल्ट मार्च के ड्यूरिंग, जब सॉल्ट मार्च चल रहा था, तो वुमेन घर से आई और गांधी जी की बातों को सुना, और वुमेन ने पार्टिसिपेट करा प्रोटेस्ट में, सॉल्ट बनाए, फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड सोप को लूटा। ये हमने पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि यार ये दो पॉइंट्स हैं। देखो इसमें ना कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी वुमेन को पार्टिसिपेट, कोई एक पोजीशन मिले, और वुमेन ने पार्टिसिपेट कैसे करा। तो ये दो पॉइंट जो है ए के हैं, ये दो पॉइंट जो है वो बी का है। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या है कि कांग्रेस में गांधी जी नहीं मान रहे थे, और दूसरे पॉइंट में केवल एक सिंबल था कि हाँ वुमेन आई है, लेकिन वुमेन के आने की वजह से कोई खास चेंज नहीं आया। दूसरा, वुमेन ने क्या किया? अपने घर से आई, गांधी जी की बात सुनी, और दूसरा उसने मार्च किया, सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड सोप को लूटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे होता है क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक टर्म है बेगार, और ये शॉर्ट नोट में आपसे आ सकता है। ये देखो ये कब पूछा है? सीबीएसई ऑल इंडिया 2017, ये सीबीएसई 2018 में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बेगार का मतलब क्या होता है? लेबर दैट विलेजर वाज फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। देखो भैया पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको लेबर देना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं। भूलना नहीं है इस चीज को। ठीक है, ये कब आया है? ये आया है 2017 में, ये 2018 में। तीसरा क्वेश्चन देते हैं कि आनंद मत एक नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल है, सीबीएसई दिल्ली 2017 में आया है ये क्वेश्चन। आनंद मत जो नॉवल है, ये नॉवल किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नॉवल का नाम नहीं भूलेंगे, नॉवल का नाम क्या है? आनंद मत। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ये 2017 दिल्ली में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? ये भी ऑल इंडिया 2017 में आया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। एक्चुअली ये आइडियोलॉजी पूछा है सत्याग्रह की। एकदम चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, जब गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च करा, उस वक्त की चीजें के बारे में डिस्कस करा। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह क्या कहते हैं?
कि सच के आधार पे हमें नॉन वायलेंस के थ्रू हमें अपनी बात रखनी है, और उस बात जो हम रखेंगे उसमें हमें जीत मिलेगी। ये गांधी जी का आइडियोलॉजी था। क्या आइडियोलॉजी था? कि ट्रुथ के आधार पे, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, याद रखना, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सच्चाई हो और नॉन वायलेंस, अहिंसा हो, ठीक है, हिंसा नहीं, अहिंसा हो और सच्चाई हो। अगर किसी जगह पे अहिंसा और सच्चाई मिल जाती है तो वहां जीत भी मिलती है, ठीक है, ये गांधी जी का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि भैया फेमस बुक क्या था महात्मा गांधी ने जो लिखा था? वो है हिंद स्वराज, भूलना नहीं है। फेमस बुक क्या था? हिंद स्वराज, ठीक है। ऑल इंडिया 2017 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो अंडर विच एग्रीमेंट डिप्रेस्ड क्लासेस गॉट रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1930। देखो कितना आसान कर दिया क्वेश्चन, डेट डाल दिया 1932, ठीक है। कब आया है? सीबीएसई दिल्ली 2017। कहते हैं कि जो एसटी एससी है, ठीक है, उनको रिजर्वेशन, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ओबीसी एसटी एससी, इनको क्या रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये कब आया था? डेट भी दे दिया, 1932 में आया था, ठीक है। तो कौन सा क्या हुआ था, एग्रीमेंट क्या हुआ था उस टाइम, हुआ क्या था, उसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट याद है किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। क्यों हुआ था? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बर्गर वाले मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने बोला, क्या बोला? कि हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी ने बोला नहीं, जो ये एसटी एससी जो डिप्रेस्ड क्लासेस है वो हरिजन्स हैं, यानी कि हरि के भक्त हैं, हरि के दूत हैं, ठीक है, हम वो हिंदू में ही आते हैं, आप इससे यूनिटी बर्बाद करेंगे। लेकिन ये गलत था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने इसको गलत माना। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुई? लड़ाई हो गई। कब? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां पे? ब्रिटेन में। जब वो इंडिया आए तो महात्मा गांधी ने बी आर अम्बेडकर को समझाया कि देखो अम्बेडकर भैया, ऐसा नहीं है कि हम आपकी भलाई नहीं चाहते, लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ब्रिटिशर्स है, तो हम ब्रिटिशर्स को पहले हटाएंगे, आपसे आपके बारे में हम सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचेंगे। तो एक पैक्ट साइन हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना में हुआ था ये समझौता, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है? सीबीएसई 2017 में, भूलना नहीं है। क्वेश्चन है हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? देखो सीबीएसई, ठीक है, पूरे इंडिया में आया था 2017 में, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दो नाम है, देखो सॉरी, दो नाम है, एक है आनंद मत और दूसरा है वंदे मातरम। याद रहेगा, आनंद मत और वंदे मातरम, ठीक है। ये दोनों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये क्वेश्चन कब आया? सीबीएसई 2017 में। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। 2017 में दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों का आंसर जो है सेम है। ये दिल्ली में आया था, ये पूरे इंडिया में आया था। पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा भी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहला नॉवल आनंद मत, दूसरा जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, दोनों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट बाय व्हाट मीन्स डज हैंड स्पून खादी, जो हाथ से बुना हुआ खादी होता है, प्रोवाइड अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। एक क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे आप कह सकते हो कि जो हाथ से बुना हुआ खादी होता है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बनाता है देश में। आप कैसे कह सकते हो कि हाथ से बुना हुआ खादी जो है वो रोजगार बनाता है देश में, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चन 2017 में जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था उसमें था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, एक मिनट देखते हैं कैसे कर रहा है। इट प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एज इट इज अ कॉटेज। यहाँ कॉटेज नहीं होना चाहिए था, कॉटन होना चाहिए, कॉटन, या कॉटन भी लिख सकते हो, कॉटेज भी, कैन बी सेटअप एट होम। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये घर पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉटेज का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉटेज का मतलब कह रहा है कि आप इसको कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। ये सही है यहाँ पे कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या है कि आप इसको कहीं भी, कॉटेज मतलब एक छोटा सा एरिया बोलते हैं जहां लोग रहते हैं, ठीक है। तो कॉटेज यानी कि इसको घर में हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर एट इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। भूलना नहीं है, कैन बी सेटअप इन होम, घर में सेटअप कर सकते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इजिली जो लॉ मतलब जो पुअर पीजेंट्स होंगे, जो पुअर वर्कर्स होंगे, वो इजिली इसको
कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये CBSE 2017 में आया है कि किस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने एक नया इकोनॉमिक कंडीशन, एक नया इकोनॉमिक ग्रोथ दिया, किसको? इंडिया को। कुछ एग्जाम्पल भी बताने हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब जो डिफेंस की सामानें इंडिया से जा रही थी, जो बिजनेस क्लासेस थे जो डिफेंस के सामान भेज रहे थे, उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया। दूसरा क्या है? टैक्सेस बढ़ गए। तीसरा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इसी की वजह से इनकम टैक्स आता है। ठीक है, और पांचवा क्या है? विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, जो कि सही नहीं था, जिसको बहुत जगह पे रिवोल्ट भी करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा क्यों लॉन्च हुई? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, कोई भी 3 रीजन आप बता सकते हैं कि क्यों गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई। पहला, खिलाफत एजिटेशन। याद है ना खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट में जो जर्मनी थी वो हार जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमन हार जाता है, जिसकी वजह से खलीफा हार जाता है। खलीफा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल गुरु था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर पे ब्रिटेन का राज आ जाता है तो ब्रिटेन उसमें चेंजेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 नाम याद रखना है इसमें। कौन से? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने मूवमेंट चलाया, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। इंडिया में मूवमेंट चला जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, एंड ये खिलाफत एजिटेशन है। प्रोटेस्ट और टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसकी वजह से सिख हिंदू परेशान हो गए, गुस्से में आ गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके खिलाफ में, या यूं बोलो तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में रिवोल्ट करने का सोचा, या उनके गुस्से में आ गए। तो द रिड्रेस द रॉन्ग डन इन पंजाब, यही है पंजाब में, अमृतसर। पंजाब में कहां है? अमृतसर। अमृतसर में एक पार्क है जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग, उसी में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड मचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो ये सारी चीजें ना घूम करके वहीं पे आ रही है। 1919 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? कौन सा एक्ट पास हुआ था याद है? 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, कब? 6 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद 10 अप्रैल को क्या हुआ? मार्शल लॉ पास हुआ, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, याद रहेगा, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल। ठीक है, इससे लोग क्या थे? डिससैटिस्फाइड थे, ये लॉ जो है वो गलत है, ये लोग कह रहे थे। उसके बाद क्या है? डिमांड फॉर स्वराज। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है, अपनी चीजें, स्वतंत्रता, इसके डिमांड कर रहे थे लोग कि यार मुझे स्वराज चाहिए। ठीक है, एक क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, जो कि है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। ठीक है, कह रहा है आइडियोलॉजी, सत्याग्रह का आइडियोलॉजी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टुवर्ड्स सत्याग्रह। कुछ ही नहीं है, गांधी जी ने सत्याग्रह या देश को आजादी दिलाने के लिए जो भी काम करी है वो सारी चीजों को हमें लिखना है, या उन सारी चीजों के बारे में ये क्वेश्चन आया है। ये कंपार्टमेंट में आया था, आसान क्वेश्चन है ये, 2017 कंपार्टमेंट में आया था CBSE में। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, सच्चाई के लिए होती है सत्याग्रह। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर कॉज सच है, द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, वायलेंस की जरूरत नहीं है। अगर सच्चाई है, ठीक है, अगर आपके पास सच्चाई है और अन्याय के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, तो हमें हथियार की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट सीकिंग द वेंजेंस ऑफ बीइंग एग्रेसिव। ठीक है, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, बिना एग्रेशन के भी हम एक जंग जीत सकते हैं। किसके थ्रू? नॉन वायलेंस के थ्रू। ठीक है, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग, अपील करने से एट द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेसर। अगर हम जो ऑपरेसर है, जो जैसे यहाँ पे ऑपरेसर कौन है? ब्रिटिशर्स। अगर हम उनको अपील करेंगे तो क्या होगा? हम जंग जीत जाएंगे। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस। हमें क्या करना है? हमें ऑपरेसर को इस तरीके से बताना है, इस तरीके से जगाना है, जागरूक करना है कि वो सच्चाई देख लें, वो देखे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इस सच्चाई को माने, ना कि हमें उन्हें फोर्स करना है कि वो देखें ही। ठीक है, इस चीज को गांधी जी ने कहा था।
इस स्ट्रगल के तहत ट्रुथ वॉज बाउंड टू द अल्टीमेटली ट्रिम्फ, मतलब कि जो इस स्ट्रगल के तहत हमने देखा कि जो सच्चाई है उसी की वजह से एक आज़ादी, या एक बोलो जो हमने आज़ादी की क्या बोलूँ मैं, जश्न जो मनाया, आज़ादी का जो जश्न मनाया, उसको हमने क्यों मनाया? क्योंकि वो सच्चाई हमारे साथ थी, हमारे साथ ट्रुथ, और हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ये सबसे बड़ा उनका भरोसा था कि अगर मैं ऐसा धर्म या ऐसा कर्म करूं, ठीक है, जिसके तहत मैं वायलेंस ना करूं, तो ये सारे इंडियंस को जोड़ लेगा, मैं किसी से झगड़ूंगा ही नहीं, तो सारे मेरे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द एबव प्रिंसिपल गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड लेटर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लास्ट में 1942 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च होता है? ये सबको पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहें तक्षशिला इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।